अ, अखिल भारतीय आयुर्वेदाचार्य का आज वेबिनार है। और आज के वक्ता हैं आयुर्वेद के डॉक्टर जे.एन. पुरोहित साहब, जो आयुर्वेद के बारे में वार्तालाप करेंगे। उनसे विनती है कि वो अपना वक्तव्य अब शुरू कर सकेंगे। नमस्कार सर, जय धन्वंतरी पुरोहित सर। जय जय धन्वंतरी। नमस्कार सर। सभी को नमस्कार। आज का वेबिनार आयुर्वेद ज्ञान गोष्ठी भाग 1। ये वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। मैं अहमदाबाद से डॉक्टर जे.एन. पुरोहित आज विषय के विषयांतर के ऊपर मेरा वक्तव्य शुरू करूंगा। पहले हम आयुर्वेद की वंदना करेंगे, बाद में माँ वनस्पति देवी की वंदना करेंगे और साथ साथ में शांति मंत्र लेंगे। ओम आयुर्वेदाय नमः। ओम आयुर्बलं यशोवर्च प्रजापशुनवशोनि च ब्रह्म प्रज्ञाञ्च मेघाञ्च त्वन्नो देहि वनस्पतये। त्वन्नो देहि वनस्पते। ओम शांति शांति शांति। आज नई साल में विक्रम संवत के अंदर साल की शुरुआत में ये पहला हमारा वेबिनार है। साथ साथ में हम सब एक परिवार हैं और हमारे अलग अलग ग्रुप से अलग अलग ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं। भगवान धन्वंतरी जी ने चुन चुन के एक चट्टान पर सभी को खड़े कर दिया है। कहीं युगों से आत्मा से आत्मा एक दूसरे का ऋण यही संबंध के साथ हम जुड़े हुए होंगे, ये मेरी कल्पना है। नहीं तो ऐसी तरह से मिलना असंभव बन जाता है। ज्ञान को बांटना, दूसरे को अपने पास जो अनुभव है, जो स्वानुभूत प्रयोग है, वो एक दूसरे को मानव जीवन का कल्याण अर्थ शेयर करते रहते हैं हम। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। आज भी और कई समय पहले ये सब ज्ञान को गुप्त रखा जाता था, लेकिन आज भगवान की कृपा से हम सब, हमारे पास जो ज्ञान है उसका मानव जीवन कैसे निरोगी बने, इनके लिए प्रयत्नशील है। हमारे सभी महारथी आचार्य, सब सीनियर सिटीजन को मैं वंदन करता हूं और साथ साथ में सभी लोग अपना खजाना खुला कर देते हैं, वैसा फील होता।
व्याधि और आरोग्य, व्याधि और आरोग्य के साथ हमारा मानव देह जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा श्लोक की याद आ रही है। साथ साथ में जीव मात्र का जन्म 4 प्रकार से होता है। एक योनज, दूसरा अंडज, तीसरा स्वेदज और चौथा उद्बीज। इसे 4 प्रकार से इस सृष्टि के ऊपर जन्म होता है, जीव मात्र का जन्म होता है। तो जो जिनको कान है, कर्ण है, वो सब जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं। जिनको छिद्र है वो अंडे से उत्पन्न होते हैं। और क्लाइमेट के अंदर से भेज उत्पन्न होता है, पसीना होता है, उसके अंदर से सूक्ष्म कीट उत्पन्न होता है, वो स्वेदज है। और पृथ्वी को फाड़ के बाहर निकलने वाले को उद्भिज बोला जाता है, यानी वो है वनस्पति। भारतीय संस्कृति में वनस्पति बहुत मूल्य चीज है, जिनकी हम पूजा भी करते हैं, वंदना करते हैं, क्योंकि हमारा जीवन उसके आहार के रूप में और औषध के रूप में हमारी रक्षा करते हैं। संवेदना जीव मात्र में है, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने मन और बुद्धि प्रचुर मात्रा में दिया है। जीव मात्र में संवेदना तो है, लेकिन मनुष्य ज्यादा उसमें संवेदनशील है। सोच, गहरी सोच, मन को अंदर के जो इच्छाएं पैदा होती हैं, उसके बारे में सिर्फ मनुष्य ही सोच कर सकते हैं। हमें बोलने की क्षमता भी परमेश्वर ने दी है, और साथ में मन की इच्छा प्रकट होती है। जीव मात्र में से मानव जीवन सुख, शांति, निरोगिता के लिए हर दिन प्रयत्नशील रहते हैं। व्याधि यानी रोग, रोग और आरोग्य यानी आरोग्य। व्याधि और आरोग्य बहुत हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वाचार्य ने एक ही श्लोक में बता दिया है कि आत्मोति बंधम अज्ञानाम, आत्मोति बंधम अज्ञानाम आत्मज्ञानश्च मुच्यते तद दुख योग कृद व्याधि आरोग्यम तत्सुखाव्यहम। आत्मा अज्ञान से बंधन युक्त होता है, आत्मोति बंधनम अज्ञानाम, और आत्मज्ञान से बंधन से मुक्त होता है। आत्मज्ञानम च मुच्यते। जीवात्मा को, शरीर को दुख होता है, तदा दुख योग कृदम व्याधि, उनको ही व्याधि बोला जाता है, यानी दर्द, रोग, सभी चीज को बोला जाता है, योग कृदम व्याधि कहा जाता है। सुख होता है, उसको आरोग्य कहते हैं। आरोग्यम तत्सुखाम्यहम।
तो यहाँ पर हमारे सारंदी जी ने रोग के ऊपर मनुष्य का सुख और सुखाकारी के बारे में बताया है। हम रोग मुक्त कैसे बने, हमारी सुखाकारी यानी निरोगितता कैसे प्राप्त हुए, इनके लिए समस्त मानव इस सृष्टि के ऊपर यहां से वहां, वहां से यहां घूमते रहते हैं। और ये परंपरा प्राचीन काल से अस्तित्व में है। देवों का वैद्य अश्विनी कुमार और मनुष्य का दुख दूर करने के लिए भगवान विष्णु धन्वंतरी स्वरूप में भगवान धन्वंतरी ने अवतरण किया। एक बार नारद जी ने भगवान को पूछा कि हे ईश्वर, हे परमेश्वर, आपकी बनी हुई सृष्टि में मृत्युलोक के अंदर सभी मानवी सुख और दुख के बीच में परेशान है, तो उसको कैसे सुखी करें। तभी भगवान विष्णु जी ने कहा था कि मैं भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट होगा और सभी जीव मात्र की, प्राणी मात्र की, मनुष्य मात्र की दुख का निराकरण करने के लिए अवतरण करूंगा। तो वैसी तरह से भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ और उसने ये ज्ञान सुश्रुत को, आदरणीय हमारे चरक ऋषिवर्य को ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध किया और शिष्य स्वरूप में उनको ज्ञान का प्रत्यारोपण किया। हमारे ऋषिवर्य सुश्रुत और चरक को ये ज्ञान दिया, वहां से आज तक वो ज्ञान का उपयोग हमारे अन्य ऋषियों ने अथाग प्रयत्न करके हमारी जो लिपि थी उसमें से और कितनी लिपि में उसने लिखना शुरू किया और हमारे पूर्वाचार्यों ने, पूर्व वैद्यों ने प्रकाशमान किया और आज वो विचारधारा को हमारे तक पहुंचाया। तो आज हजारों साल से इस सृष्टि के ऊपर मानव जीवन का कल्याण अर्थ चिकित्सा स्वरूप में भगवान धन्वंतरी, अमृत कुंभ, आयुर्वेद और वनस्पति शास्त्र का ज्ञान इतना अच्छी तरीके से 4 स्तंभ में बांट दिया। वनस्पति द्रव्य, खनिज द्रव्य, क्षार द्रव्य और गौवैध द्रव्य, ये चारों प्रकरण इतने अच्छे तरह से सृष्टि का कल्याण अर्थ है, मानव जीवन का कल्याण अर्थ है, मनुष्य तक पहुंचाया। उसके अंदर से जहां जितनी प्रवीणता है उस हिसाब से आज हम आयुर्वेद के वैद्य, आचार्य, उपाचार्य के रूप में मानव सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। तो परत हम हमारे मुख्य उद्देश्य की ओर आगे बढ़े।
आज का हमारा सब्जेक्ट यानी विषय है कि हमारे पास जो मरीज आते हैं तो मरीज के साथ हमारा कैसा व्यवहार हो कि मरीज को एक श्रद्धा निर्माण। हमारे पास कई जगह से मरीज आते हैं, तो जब कष्ट साध्य असाध्य रोग से पीड़ित होते हैं, उनकी मानसिक संतुलता असंतुलन होती है। कहीं जगह पे जाके आते हैं, कई बार तो उसका सभी वैदिक सभी के ऊपर से भरोसा टूट जाता है, चाहे वो एलोपैथिक हो, नेचुरोपैथी हो, होम्योपैथी हो या आयुर्वेद। मनुष्य एक बुद्धिजीवी है। एक रोग जो कष्ट साध्य होता है वो हमारे हिसाब से थोड़ा लंबा चलता है। जब उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है तो एक को छोड़ के दूसरे के पास जाते हैं, दूसरे को छोड़ के दूसरे वैद्य के पास भी जाते हैं, दूसरे डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति में एक भयानक भय पैदा हो जाता है कि मेरे को शायद कैंसर हो गया होगा, मेरे को कोई बड़ा दौरा गिर गया होगा। इतने लोगों के पास जाने के बाद भी मैं क्यों अच्छा नहीं हो रहा हूँ, ये उनका एक प्रश्न होता है। तो यहीं से घूमते घूमते किसी का भी अच्छा नाम प्रसिद्ध वैद्य या तो प्रसिद्ध लोगों का नाम मिले तो वहां भी जाते हैं, और हमारे पास जब मरीज आता है तभी उसकी बहुत आशाएं होती हैं और आशाओं के साथ हमारे पास आता है। तो इसी वक्त हमारा व्यवहार उनके साथ कैसा होना चाहिए। आज का हमारा सब्जेक्ट है कि हम मरीज को कैसे विश्वास दिला सकते, हम मरीज को कैसे आत्मीयता के साथ उनके ऊपर विधान द्वारा बातचीत द्वारा उनको कैसे कन्विंस कर सकते। मेडिसिन का आज मैं बोलने वाला ही नहीं। यहाँ पर एक तो हमारा रोगों के बारे में उनका परीक्षण होना चाहिए। परीक्षण नाड़ी ज्ञान से भी होता है, बाह्य ज्ञान से भी होता है। नाड़ी ज्ञान के बारे में यहाँ पर मैं संक्षिप्त में लेता हूँ, दूसरा कोई वेबिनार ही नाड़ी ज्ञान के ऊपर रखेंगे। लेकिन हमें मरीज के साथ जब उसका नाड़ी देखना है, क्योंकि आजकल जितने लोग हैं उनका एक ही ध्येय होता है कि जो वैद्य होते हैं वो नाड़ी देखते हैं। तो नाड़ी देखना भी जरूरी है, नाड़ी ज्ञान होना भी जरूरी। यहाँ पे हम सिंपल ज्ञान की बात कर रहे हैं नाड़ी का। तो आगे बात करें तो वात, पित्त और कफ, तीनों उंगली हम नाड़ी के ऊपर रखते हैं। तो उसमें वात के ऊपर नाड़ी अस्थिर है, पित्त के ऊपर अस्थिर है या कफ के ऊपर अस्थिर है। बस इतना ही उसका परीक्षण के बारे में आज हम बात करते हैं। तो जहां नाड़ी अस्थिर होती है उसके बारे में थोड़ा उसके पूछताछ करने से भी हमें थोड़ा पता चल जाता है। दूसरी बात है बाह्य ज्ञान।
बाह्य ज्ञान में भी फेस रीडिंग करने से, चेहरा का अवलोकन करने से कई सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, मालूम हो सकता है। फीका बदन, साथ में फीका बदन, थकान, वीकनेस, उदासीनता, चिंतातुर बदन, ये सब भी एक प्रकार के परीक्षण होते हैं। यहाँ पर थोड़ा प्रश्न भी जरूरी बन जाता है और हम हमारे छोटे मोटे प्रश्न से मरीज खुद बोलने लगते हैं, सर मेरे को गैस हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, 2-2 दिन मेरा पेट साफ नहीं होता है, कब्जी हो जाती है, सिर दर्द हो जाता है, खाना ठीक से खा नहीं सकते हैं। तो उसी समय यहाँ पर हमें उनके साथ वैसी ही चर्चा करनी चाहिए कि आपको जो तकलीफ है उसका मुख्य कारण है, मुख्य वजह है मंदाग्नि। वहां से हम शुरू करें। यहाँ पर हमें विपन्न पाचन की बात भी करनी चाहिए और उनको बताना भी चाहिए कि जब हमारा खाया हुआ खुराक पचन नहीं होता है तो आपने जो बताया वो सभी समस्या खड़ी होती है। तो पहले तो आप खाना खाने की पद्धति बदल दीजिए। जितना खुराक आप चबा चबा के खाएंगे उतना ही आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है। जैसे कि हमारे खाए हुए खुराक हमारे जठर में जाता है, वहां से ग्रहणी में जाता है, वहां उसका पचन होता है। बाद में खुराक अंत्रों में जाता है। उसी समय जो रस तत्व हमारी ग्रहणी में जो तैयार हुआ है उसमें से जो रस तत्व है वहां से हमारे लीवर में जाता है। वहां से शरीर को चलाने वाले हमारी सभी धातुओं की सृष्टि हो। रस में से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु बने। दूसरी बात, हमारे मलाशय में पानी की कमियों से मल शुष्क हो जाता है। इनके लिए हमारे अंत्रों जिम्मेदार हैं। स्वाभाविक है कि जब हमारे बड़े अंत्रों में गर्मी का प्रमाण बढ़ जाता है तब मलाशय का जल का शोष हो जाता है। जनरल 75% घन पदार्थ यानी स्टूल यानी मल और 160% पानी द्रव्य हमारे मलाशय में होता है। तब हमें पेट साफ होता है, मोशन साफ आता है। लेकिन बड़े अंतरों की गर्मी पानी को कम कर देता है तो हमें कब्जी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो मल का जमाव होता है, पेट बराबर साफ न होता है। वही कारण से हम हर दिन जो खाना खाते हैं वो जठर में से जल्दी पाचन नहीं होता है। तो जैसी तरह से दोपहर का खाना रात को बैक्टीरिया युक्त हो जाता है, खराब हो जाता है,
वैसी तरह से खाया हुआ खुराक पचन न होने के कारण वो भी स्टमक के अंदर ही उसके अंदर से एक प्रकार का गैस उत्पन्न बन जाता है और उसमें से ही गैस का निर्माण होता है और तिक्खट खट्टा खुराक में से पित्त अम्ल हो जाता है और हम गैस एसिडिटी के भोग बनते हैं। और ये तीनों प्रक्रिया जो शरीर में उपद्रवदायक बन जाती हैं तभी अनेक व्याधि को उत्पन्न करता है। तो आप विरुद्ध आहार ना लें, अगला खुराक डाइजेस्ट न हो तब तक दूसरा आहार न लें। मतलब जब तक खाना खाने की इच्छा न हो तब तक दूसरा खाना न लें। सुबह में हल्का सा व्यायाम करें, थोड़ा भगवान से नजीक जाइए, योग करें। खुराक में ज्यादा रेशा तंतु वाला खुराक ले। रात्रि जागरण न करें, सूर्योदय के पहले जागने की कोशिश करें। अगर आपकी जीवन जीने की पद्धति को ऐसी बनाए तो आपको कोई दवा की जरूरत नहीं रहे। तो ऐसी बातें करने से मरीज प्रभावित होता है। और कहीं मरीज तो बोलते हैं कि सर ऐसी बात तो आज तक किसी ने हमारे को नहीं बताया है, मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि ये रोग कैसे हुआ। मेरे को आपके ऊपर विश्वास हो गया है कि अब मैं अच्छा हो जाऊंगा या अच्छी हो जाऊं। मरीज को कन्विंस करना, मरीज को रोग के बारे में इतना हमें समझाना जरूरी बन जाता है कि मरीज हमको सुनने के बाद मरीज को ही उनके मुंह से ऐसा शब्द निकलना चाहिए कि आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया है। क्योंकि आजकल हर एक पैथी के अंदर जो लोग 25-50-100 तक पेशेंट चेक करते हैं, वहां पे सिर्फ मरीज कंसल्टिंग रूम में जाता है तो वहां पे उसकी पूछताछ करके जिसकी जो भी पैथी हो एलोपैथिक में रिपोर्ट करवाने के लिए भेज देते हैं। हमारे भी कहीं ज्यादा पेशेंट चेक करने के लिए बैठते हैं वैद्य लोग, तो वो भी उसका हिस्ट्री ले लेते हैं, दवाई दे देते हैं और मरीज वहां से चला जाता है। आज का हमारा सब्जेक्ट ही वही है कि जब तक मरीज को हमारी जो बातें, थोड़ा ज्ञान, थोड़ा नाड़ी ज्ञान, थोड़ा बाह्य ज्ञान, थोड़ा हमारा अनुभव से हम उसके साथ जो बातचीत करते हैं तो उसके अंदर एक श्रद्धा निर्माण होनी चाहिए। श्रद्धा विश्वास रूपेण, ये विश्वास जब उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है तभी उसको दिल से ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे को कैसे कॉन्स्टिपेशन होता है, मेरे को कैसे गैस होता है, मेरे को एसिडिटी क्यों होता है, ये सभी सर ने बहुत अच्छा हमें समझाया। अगर मरीज इतना प्रभावित होता है तो यहां से हमारा दूसरा स्टेप शुरू होता है। मरीज को हमें बताना चाहिए कि जो हमारे पास आपको जो बताया है वो हमारी आयुर्वेद की ऋषि परंपरा अनुसार नाड़ी से बाह्य परीक्षण से आपका परीक्षण किया है। ये तो हमारी परंपरा है, तो आपको हमने
जो शरीर की रचना है, शरीर की जो कार्यशैली है, यही में हमने तो बताया है। और इस हिसाब से आपको समझ में आ गया, ये अच्छी बात है। लेकिन मेरे पास कई मरीज आते हैं तो सभी को अच्छा नहीं भी होता है। ये बात यहाँ इसलिए कर रहा हूं, कई बार हम मरीज को झूठा गलत आश्वासन देते हैं, हाँ बहुत बिल्कुल अच्छा हो जाएंगे, इसे तो बहुत मरीज अच्छा हो गया है, ऐसा है वैसा है। तो उसमें शायद अच्छा नहीं हुआ तो एक हमारी गलत इंप्रेशन मरीज के ऊपर होती है कि आप तो बता रहे थे अच्छे हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, और 5 लोगों को भी बताता है, बताया था अच्छा हो जाएगा लेकिन हुआ नहीं। तो यहाँ पर हमें मरीज को ये ही समझाना है कि हमारे पास 100 मरीज आते हैं तो 100 मरीज अच्छे नहीं होते हैं। अब कोई भी डॉक्टर वैद्य के पास जाएंगे तो सभी उसके हिसाब से अच्छा ही प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन आज तक कोई भी चिकित्सा या कोई भी चिकित्सक के पास 100% रिजल्ट नहीं मिलता है। 80% रिजल्ट यानी वो 100% ही बोला जाता है। तो यहाँ पर ऐसी बात करने से मरीज को ये भी मालूम पड़ जाता है कि नहीं हमें अच्छा बताया है, ये बात तो सही है। अगर 100 में से 100 लोग यहाँ आने के लिए अच्छा हो जाए तो हमारा तो 2 साल तक तो नंबर ही नहीं लगे, सभी लोग यहीं आवे ना। ये एक विश्वास उसके अंदर पैदा करना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। उसके साथ साथ में ये भी बताना चाहिए कि कई बार कई लोगों को एक साथ फिक्स दिन के अंदर भी रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे जैसे दवा शरीर के अंदर जितना जल्द डाइजेस्ट होता है उतना ही हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जितना दवाई का मेडिसिन जो हमारे पेट के अंदर मंद गति से डाइजेस्ट होता है तो रिजल्ट कहीं दिनों के बाद भी मिल सकता है, थोड़ा आगे पीछे रहता है। और 60 से 80% रिजल्ट प्राप्त होता है। ऐसी बात करने से मरीज को आपके ऊपर और विश्वास बढ़ जाएगा। साहब ने हमको सब सही सही बताया। और मैं जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ ये मेरी खुद की शैली है कि मरीज को कभी भी लालच नहीं देना चाहिए, झूठा विश्वास भी नहीं देना। हमारे पास 10 मरीज एक ही कॉम्प्लिकेशन का आता है, सभी के पास आता होगा। किसी का मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें तो रिपोर्ट ही सभी का एक शरीर का है, अप्रोक्सीमेट सभी का मिलता तालमेल रहता है। फिर भी सभी का वात पित्त कफ के हिसाब से पित्तजन्य नाड़ी वाले हैं, तो भी यहाँ पर हम थोड़ा ईश्वर के ऊपर छोड़ते हैं कि 2-3 मरीज को अच्छा नहीं होता है। इसलिए मेडिकल साइंस के अंदर डॉक्टर को पूरा मालूम है कि इनका ऑपरेशन करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास वो एफिडेविट करवा लेते हैं, सिग्नेचर ले लेते हैं। शरीर का कोई भरोसा नहीं रहता है। इसी तरह से यहाँ पर हमें पूर्ण विश्वास है, हमने कहीं लोगों को अच्छे किए हैं, फिर भी 2% भगवान खुद के पास रखते हैं।
उसका भी कोई ना कोई कर्म होता है, उसके हिसाब से रिजल्ट थोड़ा आगे पीछे होता है। और आगे बढ़े, यहाँ पर हमारा तीसरा स्टेप शुरू होता है। अगर आप मरीज को बताइए कि दवाई खाना चाहते हैं, तो पहले तो आपको दवाई के साथ साथ परहेज रखना अति आवश्यक है। अगर आप परहेज नहीं रख सकते हैं तो भी आपको दवा की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि परहेज भी एक मेडिसिन है। जितना आप सुपाच्य आहार लेंगे, सात्विक आहार लेंगे, अल्प आहार लेंगे, इतना ही मेडिसिन ज्यादा पचन होता है। तो मरीज को समझाने से और भावुक बन जाता है और हमें बताता है कि नहीं सर, मैं आप बताएंगे वैसा ही करूंगी, परहेज रखूंगा। उस समय हमारा क्या कर्तव्य है? उनको हमें भी ऐसी कड़ी से कड़ी नजर घुमा के मरीज कैसे अच्छे होते हैं, निदान के अनुसार, स्वानुभूत प्रयोग के अनुसार, और हमारा सीनियर वैद्याचार्य का दिया हुआ स्वानुभूत प्रयोग, उसमें मैं कौन सा ऐसा प्रयत्न करूं, मैं कौन सा प्रयोग दूं दवाई के रूप में कि ये दवा देने से वो जल्दी अच्छा हो जाए। यहाँ पे हमारी भी एक दिव्यता दिखाई देती है। यहाँ पे हमारा एक निष्काम कर्मयोग बन जाता है। ऐसा तो ठीक है, व्यवहार चलाने के लिए जरूरी है, लेना ही चाहिए, क्योंकि फोगट की मेडिसिन का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन हमें ओतप्रोत मरीज के रोग के बारे में और उसके बाद कौन सा प्रयोग करूं मैं तो इनको जल्दी अच्छा हो जाए। पहले तो हमें खास उसका अग्नि को प्रदीप्त करने वाली, आम का पाचन करने वाली, वायु का शमन करे, पित्त का भी शमन करे, सूक्ष्म रेचक या मीडियम रेचक दवाई का भी इस्तेमाल करना चाहिए, उसका दर्द का भी शमन करना चाहिए और यकृत को उत्तेजित करना चाहिए। जनरल एक नियम है कि एकल वनस्पति बहुत जरूरी है। जैसे कि जिनको कमजोरी है तो हम उसको अश्वगंधा, शतावरी, कहीं भस्म में देते हैं, सुवर्ण वसंत मालती का प्रयोग करवाते हैं। तो साथ साथ में हमें उसका देह शुद्धि करना भी बहुत जरूरी होती है। कई बार मरीज सोचते हैं ये 5-7 टाइम की दवाई की उसको थोड़ी साइकोलॉजी भी होती है, लेकिन जब हम दवाई दे उसी समय उसको समझाना चाहिए कि देखो आपकी कंप्लेंट थी गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, भूख न लगना, तो इस सभी चीज की अलग अलग मेडिसिन देने से उसका जल्दी प्रभाव होता है और एक एक रोग को निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत लंबे समय तक दवाई लेनी पड़ती है। तो पहले मैं देह शुद्धि की ओर जा रहा हूँ। जैसे ही आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा, अंतरों के अंदर गर्मी की कमी भी होनी शुरू हो जाएगी सात्विक आहार के हिसाब से, और वात पित्त शमन की दवाई उसका कार्य करेगा। तो आप
हो सके इतने जल्दी अच्छे होने की संभावना बढ़ जाए। दवाई तो हमारे सबके पास होती है और मरीज को अच्छे भी करते हैं, लेकिन हमने जो रोग के बारे में बताया उनसे उनको विश्वास पैदा होता है। ऐसी बातें करने से हमारे से भी ज्यादा ज्ञानी लोग होते हैं, हमारे से ज्यादा सीनियर भी हो सकते हैं। ज्ञान का कोई ठेका नहीं होता है, सभी के पास ज्ञान होता है। लेकिन पेशेंट के साथ जो आज मैं बात कर रहा हूं वो उसको मानसिक स्थिति से परख करने के लिए। और जब मरीज मानसिक स्थिति में से हमारी बातों का अच्छा ज्ञान देने से उसके अंदर एक विश्वास पैदा हो जाता है और हमारे सामने जब मरीज प्रफुल्लित हो जाता है, उत्साहित बन जाता है, तो 40 से 50% वैसे ही उसको अच्छा हो जाता है। यही कार्य हमारा है। दवाई देने के साथ साथ मरीज के साथ हमारी एक आत्मीयता का संबंध बन जाता है और उसके बाद हमारे सामने कभी भी कोई मरीज गारंटी की बात नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसके रोग के बारे में, साथ साथ में शरीर में रोग कैसे पैदा हुआ है, कैसे होता है, ऐसी जब रोगों की बातें करते हैं, देह शुद्धि की बातें करते हैं और साथ साथ में हम सभी के पास जो अच्छी मेडिसिन देते हैं, तो मरीज को अच्छा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जब मरीज खुद को एक विश्वास बन जाता है ना, तभी वो परहेज भी रखता है, दवाई भी नियमित लेता है और साथ साथ में 5-15 लोगों को भी बोलते हैं, सर बहुत अच्छे हैं, भाई साहब बहुत अच्छे हैं। इतना मेरे को समझाया, इतना समझाया कि मेरे को मालूम पड़ गया कि मेरे को कैसे रोग होता है। आजकल तो दूसरे डॉक्टरों के पास जाते हैं, दर्द के बारे में पूछ लेता है और दवाई दे देता है। मरीज कहाँ भी जा रहे, तो पहले तो उसको कुछ कहना है, लेकिन हमारे पास सुनने का समय नहीं रहता है, तो दवाई लेके निकलता है, लेकिन उसके अंदर एक संताप रहता है कि मेरे को सुना नहीं, मेरी बात नहीं सुनी, मेरे को क्या क्या हो रहा है वो भी नहीं सुना। तो ऐसी तरह से मरीज को टैकल करने से बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त करता है और वही हमारे पास दूसरे मरीज को भेजते हैं, कहते हैं मेरे को तो 5 दिन में थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिल गया है, सर बहुत अच्छा समझाते हैं और आप भी उनकी दवा लीजिए तो आप भी अच्छे हो जाए। इतना विश्वास जब हम मरीज को दिला सकते हैं, तब प्रैक्टिस के साथ साथ प्रैक्टिस भी अच्छी चलती है और साथ साथ में हमारा एक नाम भी बनता है, प्रसिद्धि भी मिलती है और सबसे बढ़िया बात मानव सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त होता है। यहाँ हमारा कार्य पूर्ण नहीं होता है, जितने मरीज हमारे ऊपर विश्वास रखते हैं उतना ही हमें हमारा ज्ञान को भी बढ़ाना जरूरी बन जाता है और उसके लिए हमें भी हमारे जो आचार्यों ने, हमारा जो शास्त्रों ने
हमें जो ज्ञान दिया है, हमारे गुरुवर्य ने हमें जो प्रयोग दिया है, वो सभी का नए नए एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए और मरीज का विश्वास न टूटे, उनकी केयर लेना चाहिए। इससे मरीज का विश्वास नहीं टूटता है। साथ साथ में हम सब तो परम भाग्यशाली है कि अथाग प्रयत्न करके खुद का कार्य करते करते हमारे सभी ग्रुप के अंदर कहीं आचार्य रोगी के बारे में कितना लिखता है, उनकी भावनाओं को तो देखो। किसी भी मरीज का रिपोर्ट हमारे कोई भी ग्रुप में आता है कि तुरंत ही लेखन कार्य शुरू हो जाता है। हाँ, अगर आपने कहा आपका मरीज का रिपोर्ट के अंदर कोई क्षति हो और उसके बारे में पूर्ण नहीं बताया होता, तो भी तुरंत ही बताते हैं, इसका पूरा डिटेल दीजिए, पूरा हिस्ट्री दीजिए। साथ साथ में तुरंत ही अपना स्वानुभूत प्रयोग पाठ हमको देते हैं। तो यहाँ पर हमारा उनके प्रति एक सम्मानीय भाव प्रकट होता है। दूसरी बात, जिनका भी प्रयोग से हमारे मरीज अच्छे होते हैं, तो अवश्य ग्रुप में रखना चाहिए। जैसे कि हमारे आदरणीय, खास करके जो बताते हैं उसका नाम के साथ में बोलता हूं कि जो हमारे कर्मवीर जी हैं, उनको जो भी प्रयोग में सफलता प्राप्त होती है, मेरे से हो, अन्य गुरुवर से हो, या कोई भी डॉक्टर का उसका अपना ग्रुप के वैद्य का दिया हुआ प्रयोग करने के बाद रिजल्ट मिलता है, तो तुरंत ही ग्रुप में शेयर करते हैं। प्रयोग चाहे किसी ने भी दिया हो, सफलता प्राप्त होने की ग्रुप में बात बताते हैं। दूसरी बात, साथ साथ में जो प्रयोग हमें मिला है या तो हमारे पास है, और जो मरीज जो मेडिसिन से अच्छा हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा अध्ययन को भी बढ़ाना जरूरी है। जो मेडिसिन दिया गया, वो मेडिसिन का गुणधर्म क्या है, ये भी नोंद करना हमारे लिए जरूरी बन जाता है। साथ साथ में हमारा विश्वास और भी नहीं होना चाहिए। एक मरीज के लिए किया गया प्रयोग से दूसरे मरीज के ऊपर ये प्रयोग असफल भी रहता है। तो यहाँ पे हमें हमारा विश्वास का भी बैलेंस करना जरूरी बन जाता है। और ग्रुप में से मैसेज डालते समय भी एक बात का मुख्यत्वे ख्याल रखें कि भावावेश में हमें भी कभी ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि ये मेरी गारंटी है, ये दवा लो, ये दवा के साथ मैं दावा करता हूं कि मरीज 100% अच्छा हो जाएगा। ये भी हमारी एक गलत टेक्निक है। क्यों? शास्त्र ऐसी बात करने की मना करता है। हमारे ऋषि मुनियों भी मंत्र करता नहीं, मंत्र दृष्टा थे कि भगवान की कृपा से आपको अच्छा हो जाएगा। मैं भी प्रयत्नशील हूं, या तो ये संभावना है, मेरा प्रयोग असफल नहीं रहेगा, ये हमारा विश्वास है, हमें भी मालूम है। लेकिन जब हम ग्रुप के अंदर ऐसे मैसेज छोड़ते हैं, तो वहां पे हम ऐसे लिखते हैं कि संभावना है, ये प्रयोग कहीं मरीज को दिया है, सभी को अच्छा रिजल्ट प्राप्त हुआ था, और आपको भी उपयोग करने से शायद अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और ये भगवान की कृपा से आपके मरीज भी अच्छे हो जाएंगे। तो खास ये बात का भी ध्यान रखें
कोई भी हमारे ग्रुप के आचार्य का वेबिनार हो या तो उसका वक्तव्य हो या तो उसका कोई स्वानुभूत प्रयोग ग्रुप में रखते हैं तो जरूर उसका पठन करें। साथ साथ में हमारा जो आयुर्वेदाचार्य ग्रुप, हमारा जो गिरनारी ग्रुप है, सभी के अंदर, हमारे अंदर के या हमारे आचार्य जी, डॉक्टर जी जो हमें देते हैं, अच्छा या तो उसका भी कोई भी लिंक हो तो उसको हम जरूर शेयर करें। जो बिजनेस के साथ जुड़ी हुई अदर लिंक का हम ग्रुप में शेयर भी ना करें। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा सभी ग्रुप का प्रयत्न से ही पूर्ण विश्वास में आयुर्वेद का हम झंडा लहरा सकें और मानव सेवा करते करते जीवन को पूर्ण करें। तो यहाँ पर आज का वेबिनार भाग 1 आयुर्वेद ज्ञान गोष्ठी को पूर्ण करता हूँ। साथ साथ में मरीज के साथ किसी तरह से हम आगे बढ़ सके वो सब भगवान हमें याददाश्त दे। कहीं क्षति भी हो सकती है। ज्यादातर आजकल गुजराती में वेबिनार रहता है, हिंदी भाषा का कोई शब्द भी अपूर्ण या तो क्षति युक्त हो सकता है, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। और आज का वेबिनार की यहाँ पूर्णाहुति करता हूँ। ओम सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार सभी को। नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत बढ़िया पुरोहित सर ने। अन्य किसी को कोई सवाल है तो बताइए। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भवा। प्रणाम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। अत्यंत रोचक रहा सर, अत्यंत रोचक रहा और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। जो भी पेशेंट है उसकी साइकोलॉजी को समझते हुए किस तरीके से हम उसके मार्मिक मन तक, चेतन तक पहुंच सकते हैं और जो यथेष्ट उससे संभाव्य है वो कराने की कोशिश कर सकते हैं। इस पे बहुत ही बढ़िया दृष्टांत है, बहुत ही बढ़िया विचार। धन्यवाद। कोई भी बिल्डिंग की नींव रखने के पहले उसका पाया मजबूत होना चाहिए। ये पाया का पत्थर है। ये जो आपने अभी तक जो बात की वो सब पाया के पत्थर है। वो मजबूत होता है तो आगे ये बिल्डिंग हजारों साल तक नहीं, उससे कुछ हचमचा सकता नहीं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव, चलते चलते एक छोटी सी कहानी कह दूं कि आज की घटना है। मैंने आज ही जाना है। बोलिए बोलिए जी। एक पेशेंट आए थे आज शाम में जी। वो कहानी कह रहे थे। वो हमारे यहाँ एक कटिहार डिस्ट्रिक्ट है, 200 किलोमीटर आगे, 250 किलोमीटर। तो उनके भाई वहाँ टीचर हैं। वो गए एक वैद्य के पास एरंड तेल खोजने। बराबर। वैद्य ने पूछा कि क्या करोगे एरंड तेल का? तो उन्होंने कहा कि चोट लगा है, उस पर मुझे लगवाना है, किसी ने बताया है।
अरे यार एरंड तेल का क्या होता है, वो तो पीने का काम आता है, तुम चोट पर लगाओगे तो पेशेंट को ले आओ, मैं देखता हूँ। तो बेचारे वो भागे भागे आए, पत्नी को उठा के ले गए तो अच्छा। दूसरी बात है, वो चोट नॉर्मल था सर, है ना, वो पहले से ऑस्टियोपोरोसिस की बीमार थी वो लेडी। तो उनका पूरा हिस्ट्री लिया वैद्य जी ने और कहा कि देखो भाई ये तो बड़ा गंभीर मामला है, तुम क्या चोट के चक्कर में पड़े हो, मैं घुटने का इलाज करूंगा इनका और 5 दिन में गारंटेड आराम हो जाएगा। ऐसा शब्द उन्होंने बोला, मतलब कहानी बताने में उन्होंने बोला मुझे, मैं सुन रहा था ध्यान से जी। तो सारी कहानी सुन ली और उसके बाद अभी पेशेंट के इलाज हुए करीबन 9 दिन या 10 दिन बीत रहे हैं और रिसेंट घटना है सर। तो उसके बाद क्या हुआ कि आराम तो अभी तक मिला नहीं घुटने में। तो सारी कहानी पूछने के बाद मैंने पूछा कि अच्छा उस डॉक्टर का कोई नाम बता सकते हैं आपको, या क्या बोर्ड पर क्या कोई डिग्री था? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बोर्ड ही नहीं था तो डिग्री कहाँ से आएगा। एक ही लाइन में मुझे उत्तर मिल गया सर कि जब बोर्ड ही नहीं है चिकित्सालय का तो फिर कैसी चिकित्सा दे रहे हो। हालांकि उन्होंने दबा दिया, जो भी मैंने जो भी किया शॉर्ट में, तो दबा दिया उन्होंने कुछ आशावादिष्ट और ये बट्टी कुकुर, है ना, दवा कुछ बना के ऐसा कुछ नहीं दिया था, नहीं तो मेरी शंका और बढ़ जाती है ना। और मैं खुद बना के देता हूँ, लेकिन ऐसे लोगों से, मतलब छद्मवेशी लोगों से मुझे कई बार उनका पता चला है, तो मैंने वहां जाकर के उनको ये भी किया है, आसपास में अगर है कोई 50 किलोमीटर के रेडियस में, तो मैंने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि इस कदर मत करो, चिकित्सा के साथ खिलवाड़ होता है, एक दिन कानून का शिकंजा पड़ेगा तो कहीं का नहीं रहोगे। बहुत लोग, मतलब 3-4 लोग तो सुधरे भी। अब ये सर 250 किलोमीटर आगे घटना है, लेकिन ये गारंटी शब्द का पर वेबिनार था और आज ही मुझे शाम में ये घटना पता चली। आशीष जी का भी सवाल है, उसने हाथ ऊपर किया है। धीरे धीरे सब माइक बंद होते जा रहे हैं। नहीं, बहुत आनंद आया, पहला दिन है और आगे आगे सुनेंगे और मजा आएगा। पर कभी कभी पेशेंट सामने से गारंटी मांगते हैं, उस समय क्या किया जाए? नहीं, इसके बारे में मैं बहुत अच्छी बात अपने वेबिनार में ही किया है कि उसको गारंटी शब्द बोलने का मौका ही ना दे हम। उसके साथ हम इतना परस्पर उसके साथ मिल जाए, उसके रोग के बारे में इतना समझाना शुरू कर दीजिए, इतना समझाना शुरू कर दीजिए कि वो खुद प्रभावित हो जाता है। क्योंकि जो हम बताते हैं वो लालच के लालसा नहीं है, लेकिन जैसी तरह से आज का मैंने जो ये एग्जाम्पल के हिसाब से लिया, सभी को प्रैक्टिस करने में बहुत कारगर है। इसलिए तो गैस एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है वो मरीज को हम समझाए तो उनके दिमाग में तुरंत ही बैठ जाएगा। और जब हमारी बातों सुनने के बाद उसको जब विश्वास पैदा हो जाता है तभी वो गारंटी की बात नहीं करता है। धन्यवाद जी। एक छोटा सा उत्तर मैं भी गुरुदेव इस पर देना चाहता हूँ। जी जी जी। अभी रिसेंट में मुझे थोड़ा जानने वाले हैं, वो तो लोकल ही हैं और टीचर, जैसे से टीचर हैं, अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं उनमें, लेकिन डोमिनेंसी उनके दिमाग में एलोपैथ का है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। उनको लंबर रीजन के माने स्पाइन में दिक्कत है, तो उसका सारा MRI रिपोर्ट वगैरह वगैरह सब लेके आए और उन्होंने कहा कि इसका क्या उपाय हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह के केस तो बहुत सारे ठीक हुए हैं, आप भी मतलब दवा खाइए, रेस्ट कीजिए तो ठीक हो जाएगा। तो क्या कहना है? कितने दिनों नहीं, धीरे धीरे बढ़ते गए सर कि कितने दिनों में मतलब हमको ये बुझा जाएगा रेस्ट, ये तो कहना मुश्किल है। किसी को 7 दिन में होता है, किसी को 20 दिन लगता है। अब आपके शरीर पर कैसे काम करेगी दवा, ये मुझे पूर्व से तो पता नहीं है।
तो ये कहने के बाद उनका थोड़ा सा सवाल या निशान और बढ़ गया, और बोलते 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 उनके साथ वाले लोग बोल दिए तो इन 6 पानी जेवो जानकारी लेवल जे है लाटो से लोग आगे पर ले वो गारंटी शब्द पर आ ही गए अंतोगत्वा से। उसके बाद हमने कहा कि अगर ऐसा कोई है दुनिया में, कोई गारंटी लेके चिकित्सा करता है तो कृपया उसका एड्रेस मुझे भी दिया जाए, मैं यहाँ रखूंगा। और बहुत सारे केस ऐसे मैंने पूछने वाले लोग आते हैं, उनको मैं वही पता बता दूंगा, ये नोट करवा दें। कोई अगर मिला आपको ऐसा चिकित्सक जो गारंटी लेके इलाज करता है तो आप मुझे एड्रेस कृपया प्रोवाइड करें। मेरे पास साल में 10-20 पेशेंट आ ही जाते हैं जो गारंटी खोजते हैं। मैं चाहूंगा कि उनको निराश ना करूं, उनको भेज दूंगा। बस वो चुप हो गए सर। नहीं, सही बात है। एक लाइन में सर जवाब है, क्या दिक्कत है? उसको रुष्ट नहीं करना है, कुछ भी मैंने बदतमीजी उनके साथ नहीं करना है, लेकिन ऐसा जवाब दिया जाए मेरे समझ से, मोटी बुद्धि से। बराबर है, एकदम सही है। ये सोचने मजबूर हो जाए कि कई बार मरीज का विश्वास तभी पेटी के ऊपर से जब टूट जाता है, फूट जाता है, तभी मरीज की स्थिति है ना, मानसिक स्थिति डामाडोल बन जाती है। डामाडोल शायद हमारा गुजराती वर्ड है, मतलब डगमगा जाती है। हाँ जी, समझ डगमगा जाती है। हाँ, बराबर है। उस समय वो खुद क्या बोलता है, क्या बोलना चाहिए, उस सभी विवेक उसके अंदर से गुम हो जाता है। मतलब उसकी जो जो डिसिप्लिन और मेहनत होता है ना, उसका सोच भी कम हो जाता है उसी समय। क्योंकि मरीज के बारे में गारंटी शब्द तो ठीक है, नहीं निकलना चाहिए, लेकिन जब मानसिक स्थिति मरीज की अच्छी नहीं होती है तभी उसका थोड़ा बोलने पर भी हमें उसको समझाने की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन जब उसकी मानसिक स्थिति अच्छी है, मेहनत है, डिसिप्लिन है, एजुकेटेड पर्सन है, और जब वो गारंटी की बात करता है उसी समय इसको ये समझाना जरूरी बन जाता है कि डॉक्टर का खुद का बेटा का ऑपरेशन चल रहा है, उसके ऊपर बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशन का ऑपरेशन है, साथ साथ डॉक्टर उसके ऊपर खड़े रहते हैं और फिर भी उसको बचा नहीं सकते। तो गारंटी शब्द का मतलब क्या? वो तो खुद डॉक्टर थे, खुद का बेटा था, साथ में जो डॉक्टर थे उसको भी मालूम था कि हमारे डॉक्टर है, हमारे साथ हमारा स्टाफ है, उनका बेटा है, फिर भी उसके लिए हम कोई गारंटी शब्द का यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम आम सामान्य रोगों के बारे में या तो मेजर कॉम्प्लिकेशन में गारंटी कैसे दे सकते हैं, पहली बात। दूसरा, उसको ये समझाना जरूरी बन जाता है कि सभी रोग हमारी पीढ़ियों की एक रंगसूत्र के साथ जुड़े हुए रहते हैं। हेरिडिटी में कई रोग होते हैं, अनुवांशिक होते हैं, और इसका इलाज करने में कई बार देर भी लगते हैं, रिजल्ट मिलता है, नहीं मिलता है। जो हमने आपको बताया, आपका डायग्नोस किया, आपके मेडिसिन के बारे में भी आपको बताया, अगर आपको ठीक लगता है तो लीजिए। गारंटी शब्द का यूज आप दूसरी बार कोई भी जगह पे मत कीजिए, क्योंकि सजीव की गारंटी नहीं होती, गारंटी निर्जीव की सजीव की होती है। निर्जीव चीज की गारंटी होती है कि जैसे कि एक पार्ट बनाया लोखंड का, या तो एसएस का एक पार्ट बनाते हैं, तो पार्ट बनाते वक्त उसका स्ट्रेंथ कैसा है, ये कितना स्ट्रॉन्ग है, वो बनाने वाले को मालूम रहता है, इसलिए वो उसकी गारंटी दे सकता है। हमारा शरीर इंटरनल पोर्शन से बना हुआ है, और इस पोर्शन के अंदर 3-3 पीढ़ी नहीं, 7-7 पीढ़ी के जीन्स के हिसाब से आपके शरीर में रोग हो सकता है। इसको ये समझाना जरूरी बन जाता है। लेकिन मेरा तो एक नहीं कहना चाहिए, फिर भी बता देता हूँ, जो लोग गारंटी के बारे में बोलते हैं, मैं उसको मेडिसिन ही नहीं देता हूँ। हाँ, प्यार प्रेम से उसको समझा देता हूँ कि दूसरी बार आप कहीं भी गारंटी शब्द का उपयोग ना करें, और दूसरी जगह से आप मेडिसिन ले लीजिए, या तो एलोपैथिक की आपकी मेडिसिन शुरू है उसको शुरू रखिए।
बिल्कुल हाँ। बिल्कुल गुरुदेव। हाँ जी जी, धन्यवाद। अभी तो एक दुखद घटना हुई, बहुत ज्यादा दुखद, कि मतलब मित्रवत ही हैं, उनके बेटे को पेनक्रियाटाइटिस हुआ था और उसके बाद वो बेचारे अपोलो पटना में बहुत लंबा इलाज करवाए, ऑपरेशन भी हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, बिगड़ते चली गई हालत। और अपोलो के डॉक्टर ने कहा कि अब इनको उठा के एम्स ले जाइए, सो हम लोग से नहीं हो पाएगा। तब तक सर 16-17 लाख रुपए उनका खर्च हो चुका था। और अगेन एम्स में जाकर के भी एक ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर पहले ही बोल दिया कि भाई हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, बस प्रयास कर सकते हैं, स्थिति बहुत ही गंभीर है। और सर ऑपरेशन के दूसरे ही दिन बच्चा समाप्त हो गया। हाँ, अब इस सारे प्रकरण में सर 20 लाख से ऊपर का खर्चा उनका आया और जीवन भी क्या हाल हुआ होगा। जी बिल्कुल। और एक ही संतान वो अच्छा था, एक संतान उनका पहले से वो सीपी का, ये क्या बोलते हैं वो, उसका शिकार, सेरेब्रल पाल्सी टाइप का नहीं होता है वो। हाँ, सेरेब्रल पाल्सी ब्रेन में होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर ब्लड डेड हो जाता है। वो बिल्कुल विकलांग टाइप का बच्चा है, किसी काम का नहीं है। एक ही लड़का था, इंजीनियरिंग में 2 साल पूरा कर चुका था और डॉक्टर ने निदान किया कि उसको कबड्डी या कुछ ऐसा खेल खेला है जिसमें उसको पेनक्रियाज में चोट लगी है, बराबर है। इन्फेक्शन हुआ है। यहीं से डायग्नोस करके शुरू हुआ उसका चिकित्सा। बराबर। बेगूसराय से हैं सर, यहाँ के एक टॉप मोस्ट सर्जन है, अरबों कमाए हुए हैं। उन्होंने 2.5 लाख रुपया लेके जान बकस दिया कि भाई हमसे नहीं होगा, ले जाओ यहाँ से। हालांकि बहुत हैवी मेडिसिन उन्होंने चलाया था, एंटी इन्फ्लेमेटरी करके, लेकिन कुछ भी सफलता नहीं मिली। तब से वो अपोलो में ही टिका रहा पेशेंट ने, उसके लगा दिया। उसके बाद एम्स में जाके अंत हो गया। अब बताते हैं सर, 20 लाख की खर्च है और जीवन भी समाप्त हो गया। इस पूरे प्रकरण में किसी ने किसी से गारंटी नहीं मांगा। में आकर के हिम्मत करते हैं गारंटी मांगने का। हम लोग भी कभी कई बुरा, देखिए कोई भी मिथ्या ना ले इस बात, मेरा आग्रह है, निवेदन है कि हम लोग कभी भी धैर्य खो देंगे कि चलो भाई गारंटी नहीं अगर देंगे तो ये पेशेंट हाथ से गया। इसके विपरीत सर हम सोचते हैं आप लोग के आशीर्वाद से कि पेशेंट गया कहाँ जा सकता है, 1-2 महीने, 6 महीने, 5 महीने और घूमेगा और पैसे बर्बाद करेगा। और जब भी मेरी अपनी चिकित्सा पर मेरा अपना भरोसा है, तो मुझे भरोसा ये रहना चाहिए कि वो लौट के मेरे पास ही आने वाला है। क्योंकि ऐसे कॉम्प्लिकेशन है बात रोग में या उधर रोग में, या बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिसमें कहीं कोई समाधान है नहीं अस्थायी। तो हमें बस अपने काम करने तक सीमित रहना है, विश्वास रखना अपने व्यक्ति पर, अपने विश्वास ज्ञान पर, मेहनत करना है, रोज कुछ नया सीखना है। बाकी पेशेंट की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो अपने आप आते हैं। एकदम सही है, धन्यवाद। हाँ यही। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान प्रणाम सर। नमस्कार जी। हाँ सर, रंजन सर भी है यहाँ मौजूद अभी। असल में बड़ी महत्वपूर्ण कोई चर्चा चल रही थी, तो उसमें मैं बिजी था। ठीक है। और अभी मैं जब फ्री हुआ 11:02 पर, उसके बाद मैंने कहा जल्दी कनेक्ट करते हैं। तो हमने कहा चर्चा में ही शामिल हो जाएंगे तब तक। शायद मेरा फोटो नहीं मिल रहा होगा, मैं लखनऊ राजधानी में हूँ, रूम में हूँ, तो लाइट बंद है इस समय हमारा। ठीक है। हाँ, और जी, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ जी। आज हमारे गिरनारी ग्रुप मंडल के एडमिन डॉक्टर केडी बितलिया सर भी हमारे साथ ज्वाइंट हुए हैं जी। और कल संडे को बहुत इम्पोर्टेंट, हमारे सभी बराबर ध्यान से सुने, सभी वैद्यों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कल का उनका वेबिनार है। सर को हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि एक बार हिंदी में, कल का गुजराती का देख लेते हैं, बाद में हिंदी में भी अपने ग्रुप में ही रखेंगे। ये वेबिनार हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो जो भी वनस्पति, क्योंकि मितलिया सर का मैं थोड़ा परिचय दे दूं तो डॉक्टर केडी मितलिया MD
MSc PhD किया है उसने वनस्पति शास्त्र के ऊपर। तो कल उसका वेबिनार जो मेडिसिन, जो हमारी दवाई है, जो हमारी वनस्पतियां हैं, उसमें से कौन सी वनस्पति में स्टीरॉयड है उसके बारे में सर बताने वाले हैं। सर बहुत महत्वपूर्ण विषय है सर, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जी जी जी। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आजकल हमारे पर यही आक्षेप बहुत होते हैं कि जब हमारी मेडिसिन से मरीज थोड़ा अच्छा होता है और बाद में उसके जो कोई एलोपैथिक डॉक्टर या तो उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं भाई हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन दी थी, अच्छा हो गया, तो तुरंत ही डॉक्टर उनको बताते हैं कि उसकी दवाई में स्टीरॉयड होगा, नहीं तो आप अच्छे हो ही नहीं सकते, आयुर्वेद में कोई मेडिसिन नहीं है। इसके सामने कई समय से मेरा रिक्वेस्ट था सर को, और आज ही उसका वेबिनार रखने जा रहे थे, लेकिन सर को मालूम हुआ कि आज हमारे अखिल भारतीय ग्रुप के अंदर वेबिनार है, तो इसने नेक्स्ट डे वेबिनार रखा है। तो मितलिया सर जी, मैं आपको रिक्वेस्ट। नमस्कार सर। करता हूँ, प्लीज आप थोड़ा परिचय दीजिए। नमस्कार नमस्कार। कल के वेबिनार के बारे में थोड़ा आप प्रकाश डालें जी, धन्यवाद। कल का वेबिनार है स्टीरॉयड के बारे में, स्टीरॉयड कंटेनिंग प्लांट्स। जो पेड़ पौधे, कुछ वनस्पतियों में स्टीरॉयड होता है, नेचुरल स्टीरॉयड होता है, जो अश्वगंधा है जैसे कि उसमें भी है, तो उसके से वज़न बढ़ता है, और नेचुरल स्टीरॉयड है वो हानि नहीं करता है। स्टीरॉयड कंटेनिंग प्लांट्स। उत्तम टॉपिक है सर, बहुत उत्तम। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ जी सर, उसका कुछ बॉटनिकल नाम भी आप बता रहे थे। और डायस्कोरिया बल्बी, डायस्कोरिया में से आधुनिक स्टीरॉयड भी डायस्कोरिया में से, कंद में से बनाते हैं। जी सर। डायस्कोरिया बल्बीफेरा, डायस्कोरिया की बहुत सारी स्पीसीज है, उसमें से डायस्कोरिन नामक स्टीरॉयड होता है, और उसमें से कन्वर्जन करके बनते हैं कई स्टीरॉयड, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन आदि। हाँ जी जी जी। बेटनेसोल यानी कि डेक्सामेथाजोन का जो कंटेंट बनता है, जो उसका जो ये कॉम्बिनेशन है, कंपाउंड है, वो हमारी एक वनस्पति में से निकाल के उसका प्रोसेस करके स्टीरॉयड बनाया जाता है। सर का ऐसा कहने का है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम आपसे आशा रखते हैं कि एक बार हमारे इस ग्रुप के अंदर भी स्टीरॉयड वाला हिंदी में आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका एक वेबिनार रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। सर वही उसका लिंक ग्रुप में भेजिए ना। जी जी जी, भेज दिया। हाँ, किसी को ज्वाइन करना हो तो वो सकते हैं ना। जी जी जी, फिर से सेंड कर देंगे सर। हाँ, तो सर समय वही रहेगा। वो लिंक में देख लेना ना, समझ ली। जी जी जी, ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके। रोहित सर प्रणाम। मैं बोल रहा था कल का वेबिनार हिंदी में अगर रख लिया जाए तो कैसा रहेगा? जी सर को हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर हिंदी में होगा तो। हिंदी नहीं समझते होंगे तो हमको ग्रुप में रख देंगे, सभी को मालूम पड़ जाएगा। नहीं तो कल का वेबिनार समझ लो सर को गुजराती में तय कर लिया है, तो वो हम गुजराती में सुन लेंगे, और अगले शनिवार हमारा जो अभी अखिल भारतीय आयुर्वेदाचार्य के अंदर हर शनिवार वीकली वेबिनार शुरू हो चुका है। इसका आज प्रथम दिन था, तो अगली बार हम सर को रिक्वेस्ट करेंगे तो उसको भी थोड़ी तैयारी करनी है तो भी कर सके। जी जी। कल वैसे भी सर पावर प्रेजेंटेशन रखते ही है विद बॉटनिकल नाम के साथ में जी। तो मतलब जो जिसको नहीं समझ में आएगा तो वो सवाल कर सकता है ना। हाँ, बॉटनिकल नाम से उनको अगर
जो सुनने वाला है उसके पास भी बोटैनिकल नाम का नॉलेज होगा तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। फोटो भी रहेगा तो वो अपने लोकल नाम पर। हाँ हाँ फोटो भी रहेगा, फोटो भी। हाँ जैसे काम करते हैं। नहीं सर कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा गुजराती आता है, समझ में आ जाएगा और जहाँ नहीं आएगा वहाँ पे एक दूसरे को सहयोग कर लिया जाएगा। जी जी। पीछे के जो वेबिनार हुए उसमें भी मैं गुजराती का टॉपिक चल रहा था, कोई विषय था तो गुजराती में ही था। और सर जी उस दिन तो हाँ जी पूरा लाभ मिला था मुझे। मैं समझ लेता हूँ, गुजराती समझ लेता हूँ, थोड़ा मराठी नहीं समझ में आता। तो गुजराती 50% हिंदी से मिलती है सर जी। जी हमेशा हो सकता है क्या? सर जी जी, मेरा कहना ये था, जैसे ऋतुराज सर ने परसों डाला था ना ये 50 महाकसायगण। जी 50 महाकसाय के बारे में एक लिटरेचर उन्होंने डाला था, बहुत सुंदर, और नीचे इंडिकेशन भी है उसमें, जो मॉडर्न के भी डिजीज का कुछ इंडिकेशन है। क्या उस तरह का कोई पीडीएफ बन सकता है क्या? बन जाएगा। औषधियों का। हाँ ये वो बड़ा उपयोगी, थोड़ा मेहनत तो लगेगा सर, लेकिन बड़ा उपयोगी होगा सर। हो जाएगा, पीडीएफ भी बाद में सेंड कर देंगे। जी, ग्रुप में अगर डाल दिया जाए तो। जी सर, ग्रुप में भी डाल देंगे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी कहाँ है? आज सर वीके तिवारी जी सर एकदम चुप हैं, कुछ नहीं बोले। हाँ, तिवारी तो आजाद हैं और आजाद होके चुप क्यों है? कहाँ पे है? हेलो तिवारी सर फ्रंट पर आइए, गुरुदेव बुला रहे हैं। तिवारी सर लगता है लेफ्ट ले लिए क्या? चले गए, मैं देख रहा था, चले गए। है अभी भी है, लेकिन वो कहीं गए होंगे इधर उधर। हाँ जी। और साहू जी कहाँ है? साहू जी चले गए सर, लगता है शयन में। वो तो निकले, उनको देखा था। जी ठीक है, चलो। अभी एक और इम्पोर्टेंट बात। जी सर। हाँ, हमारे आदरणीय अनिल जी और साहू जी के बीच में बात भी हो चुकी है थोड़ी। और अभी एमपी के अंदर एक आयुर्वेदिक मेला जैसा क्या है वो तो मेरे को एग्जीबिशन समझो, इंटरनेशनल वन मेला लगता है। हाँ, वन मेला लगता है, उसके बारे में अनिल जी जरा प्रकाश डाल दिया जी। जी सर, मैं तो मतलब कई सालों से जाता हूँ, लेकिन पिछले कोरोना काल में नहीं हुआ था, पिछले साल भी गए थे हम लोग। तो वो इंटरनेशनल वन मेला लगता है भोपाल के अंदर में, लाल परेड ग्राउंड के अंदर में, और जनरली 5 दिन का रहता है, लेकिन इस बार सुनने में आया कि वो 10 दिन का रख रहा है। उसके अंदर में कंदमूल, जड़ी बूटियां और फिनिश प्रोडक्ट भी रहती है, और रॉ मटेरियल भी रहता है, और अलग अलग वहाँ पे आयोजन भी होते हैं, जैसे बायर सेलर मीट, और इसके ऊपर में अलग अलग मतलब ये भी रहता है सेमिनार भी। काफी सारे वैद्य लोग भी आते हैं वहाँ पे, अपना अपना छोटे मोटे स्टॉल लगाते हैं। शायद खास करके ये वनवासी लोगों का है क्या? जी सर, वनवासी लोगों के उद्देश्य से बनाया था, पहले स्टार्टिंग हुआ था रंजन जी, लेकिन धीरे धीरे करके कंपनी वाले भी आने लगे, क्योंकि वहाँ का गवर्नमेंट का यूनिट है इंडिया हर्बल के नाम से। अच्छा। हाँ, और वही इसका होस्ट रहता है जनवरी हर साल। धन्यवाद। तो इसके ऊपर हम एक उम्मीद रखते हैं रंजन जी। जी सर, वहाँ पर अपना हाँ जी बोलिए। नहीं, मेरी यही उम्मीद है कि हमारे सभी ग्रुप के अंदर से जो एमपी के लोग हैं वो तो आने वाले ही हैं, लेकिन हमारा अखिल भारतीय ग्रुप पूरा इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा गिरनारी ग्रुप गुजरात के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें से भी कई बार शिविरें होती है वनस्पति के बारे में। सभी लोग का हमारे दोनों ग्रुप के अंदर से, हमारा 3-4 ग्रुप और हमारा गिरनारी ग्रुप में सभी में से हो सके इतना ज्यादा लोग का वहाँ पर इंक्रीज होगा, तो एक ये हमारा एक जो ग्रुप के
मिले हुए सभी सदस्य का एक परिचय भी होगा। साथ साथ में साहू जी ने बताया था उज्जैन के अंदर कोई गुरुदेव का आश्रम है, तो वहाँ 1-2 दिन का 3 दिन का मेरा